नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट में, जिसमें आज के मुख्य समाचार में सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा हिंदी बेल्ट में कर चुकी है एंट्री और भाजपा के गढ़ में घुस गए हैं राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में 13 दिनों तक चलेगी ये यात्रा। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि गुजरात में आसान नहीं बीजेपी की राह, सर्वे से बच गई है भाजपा के भीतर खतरे की घंटी और आंकड़ा उड़ा सकता है बीजेपी की नींद। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि भाई राहुल गांधी का साथ देने मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र महाराष्ट्र का, राजभवन बना बीजेपी का हेडक्वार्टर, लेकिन 2 महीने में गिर जाएगी शिंदे सरकार, राउत ने किया ये बड़ा दावा। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का करप्शन और कमीशन मॉडल होगा फेल, गुजरात चुनाव में वोटरों के मूड पर राहुल गांधी ने तोड़ दी है चुप्पी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि गुजरात में इस बार जा रही है बीजेपी की सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में अब राहुल गांधी घुस गए हैं भाजपा के गढ़ में और 13 दिनों तक मध्य प्रदेश से गुजरेगी ये यात्रा। जी दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में जारी भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र पड़ाव अब पूरा होने जा रहा है और इसके साथ ही पद यात्रा मध्य प्रदेश के जरिए हिंदी बेल्ट में एंट्री लेने की तैयारी कर रही है। और खास बात यह है कि प्रदेश में कांग्रेस ने यात्रा के लिए मंथन तेज कर दिया है। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में यात्रा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। हिंदी बेल्ट को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का मजबूत पक्ष माना जाता है और बुधवार को राहुल गांधी यहां यात्रा लेकर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अनुसार ये करीब 13 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेंगे और इसके दौरान यात्रा बुरहानपुर जिले से शुरू होकर खरगोन, इंदौर, खंडवा और उज्जैन से होकर गुजरेगी और इसके बाद पद यात्री कांग्रेस शासित राजस्थान का रुख करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद राजस्थान जाएगी और इसीलिए ये खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही राज्यों में 2023 के विधानसभा चुनाव होने हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी उनके भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय हम तक पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में आसान नहीं बीजेपी की राह, सर्वे से बच गई है खतरे की घंटी, आंकड़ा उड़ा सकता है बीजेपी की नींद। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही है। दिसंबर के महीने में मतदान होगा और मतदान के कुछ दिन बाद ही नतीजे भी आ जाएंगे। और उससे पहले आपको बता दें कि एक ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं जिसने सत्ताधारी बीजेपी की नींद उड़ा दी है और सर्वे में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है और बीजेपी के लिए ये राह उतनी आसान होती नहीं दिख रही जितना कि गोदी मीडिया आपको बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है अपने ही नेताओं का बगावत। जी हाँ दोस्तों, ये जो बगावत शब्द है इसने भाजपा की हिमाचल में नींद उड़ाई थी और यही शब्द इस वक्त गुजरात में बीजेपी की नींद उड़ा रहा है क्योंकि 33% पूर्व एमएलए का टिकट काट दिया गया है, उससे भी ज्यादा एमएलए का टिकट काट दिया गया है, जिसके बाद वो बगावत पर उतर गए हैं। निर्दलीय पर्चा भर दिया है उन्होंने। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से नेताओं का टिकट काटा गया है, दिग्गज नेताओं का टिकट काटा गया है, इस पर ओपिनियन पोल में लोगों से सवाल किया गया कि आप बताइए कि बीजेपी को इसका फायदा होगा या नुकसान, तो इस पर जनता भी खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के नतीजे में पता लगा कि 48% लोग ये मानते हैं कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा। 10% लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि दिग्गज नेताओं के टिकट कटने से चुनाव में बीजेपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और 42% मानते हैं कि फायदा ही होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि 48% जनता भी ये मानती है कि बीजेपी को दिग्गज नेताओं के टिकट काटने से नुकसान होगा। तो जहां एक तरफ अपने ही पूर्व दिग्गज नेताओं ने बगावती रुख अपना करके भाजपा को नुकसान पहुंचाने की ठान ली है क्योंकि वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता का भी यही मानना है कि भयंकर नुकसान बीजेपी को इससे होने वाला है। जिस प्रकार से तमाम मुख्यमंत्रियों को बदला गया और अब दिग्गज नेताओं को टिकट काट दिया गया, इससे भीतर घात की संभावना है जिसके बारे में भाजपा को दोबारा सोचना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाई राहुल गांधी के साथ देने मैदान में उतरी प्रियंका गांधी, पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में होंगी शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गई और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का साथ देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है।
कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को एक ट्वीट कर प्रियंका गांधी की यात्रा में शामिल होने की जानकारी दी थी। और अब आपको बता दें कि लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी अब हिमाचल प्रदेश की चुनाव के समापन के बाद भाई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई देंगी। और आपको बता दें जिस प्रकार से जबरदस्त जनसैलाब राहुल गांधी के पीछे चल रहा है, प्रियंका गांधी के आने के बाद अब महिलाओं में भी यहां पर संख्या बढ़ेगी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में, और दोनों भाई बहन की जोड़ी सड़कों पर दिखाई देगी। नफरत की राजनीति का अंत करने के लिए ये दोनों नेता आपको सड़क पर दिखाई देंगे। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ भी दोस्तों दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब उन्होंने क्या कमाल हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किया है ये तो 8 दिसंबर को ही पता चलेगा, और क्या वो कमाल कर पाएंगी भारत जोड़ो यात्रा में वो अब पता चलेगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान ऐसे दो बड़े राज्य हैं जहां पर अगले साल यानी कि 2023 में चुनाव भी होना है, तो इस लिहाज से ये राज्य महत्वपूर्ण है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत यहां जोड़ दी है, और राहुल गांधी प्रियंका गांधी सरीखे टॉप के नेता इस वक्त आपको मध्य प्रदेश की सड़कों पर दिखाई दे जाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजभवन बना बीजेपी हेडक्वार्टर, लेकिन 2 महीने में गिर जाएगी शिंदे की सरकार। संजय राउत ने महाराष्ट्र में कर दिया है ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार 2 महीने में गिर जाएगी, और 2 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सुबह दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए यह बयान दिया। पात्रा चावल घोटाला मामले में जमानत मिलने के बाद संजय राउत पहली बार दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि वो मुंबई लौटकर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि फडणवीस फिलहाल गुजरात चुनाव में व्यस्त हैं, और जब वो मुंबई लौटेंगे तो मैं उनसे मुलाकात करूंगा। संजय राउत ने फडणवीस से मुलाकात की वजह बताते हुए कहा कि जेल में रहते हुए मुझे जेल प्रशासन से संबंधित कर्मचारियों और व्यवस्था से संबंधित कई ऐसी समस्याएं पता चली जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए अहम है। वो राज्य के गृह मंत्री हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए। मैं उनसे छुप कर नहीं मिलूंगा, वो विरोधी पार्टी में हैं और फिर भी हम दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, और मैं सांसद हूं और इस नाते मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा का करप्शन और कमीशन मॉडल होगा फेल। गुजरात चुनाव में वोटरों के मूड पर राहुल गांधी ने तोड़ दी अपनी चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा इलेक्शन में पहली बार प्रचार करने को उतरे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल पर जमकर सवाल खड़े किए और धज्जियां उड़ा दी गुजरात मॉडल की। कहा कि गुजरात करप्शन और कमीशन का गढ़ बन गया है, और कहा कि आगामी विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी को हराकर यहां पर सुशासन लाएंगे और भाजपा को हार का मुंह दिखाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ गुजरात में पहली बार चुनावी प्रचार में उतरे राहुल गांधी ने भाजपा की राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर प्रहार किया, और कहा कि मोरबी में लगभग 150 लोग मारे गए, उनमें 47 मासूम बच्चे थे। लेकिन चिंता की बात यह है कि त्रासदी के 22 दिन बीत गए और उसके बाद भी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पुल हादसे में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, गुजरात सरकार पीड़ितों को ठीक ढंग से राहत भी नहीं पहुंचा पाई है। राहुल गांधी ने कहा कि दुर्घटना के असली जिम्मेदार ना पकड़े गए और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। गुनहगारों का साथ, भ्रष्टाचारियों का विकास, यही है भाजपा का करप्शन और कमीशन मॉडल। तो दोस्तों, राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से रगड़ा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से गैप निकाल कर वो गुजरात के इस चुनावी समर में कूदे हैं, और यहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया तो एक एक करके भाजपा के गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में केजरीवाल का बड़ा बयान, बोले बदलाव की चल रही है जबरदस्त आंधी, बीजेपी का डबल इंजन अब काम नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और केजरीवाल का दावा है कि गुजरात में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और इन सब के बीच आज वो गुजरात में आम आदमी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे, और इसी कड़ी में वो एक रोड शो में भी शामिल हुए, और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुजरात में बदलाव की जबरदस्त आंधी चल रही है। अपने बयान में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे गुजरात में बदलाव की जबरदस्त आंधी है, और उन्होंने कहा कि जहां जाता हूं वहां परिवर्तन, परिवर्तन और परिवर्तन की ही
आवाज़ सुनता हूँ। आपने बहुत प्यार मान सम्मान और दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हादसे के दिन जारी किए गए थे 3165 टिकट, टूटे थे लिंगर पिन और ढीले थे बोल्ट, जांच रिपोर्ट में हुए कई खुलासे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में पुल हादसे की जांच में मरम्मत और प्रबंधन में भारी चूक का खुलासा हुआ है। मोरबी में पिछले महीने हुए पुल हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी और जांच में ओरेवा समूह और नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं। जंग लगी केबल, मरम्मत न किए गए एंकर, ढीले बोल्ट और अप्रशिक्षित कर्मचारी, इन सब कारणों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत जांच से खुलासा हुआ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात इलेक्शन 2022, गुजरात के इस सीट पर सियासी खेल। AIMIM उम्मीदवार ने पर्चा वापस लेकर कांग्रेस को कर दिया सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद की बापूनगर विधानसभा में सबसे अधिक 29 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और पिछली बार कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली थी। बापूनगर में पिछली बार कांग्रेस जीती थी और इसके पहले 1990 से यहाँ लगातार बीजेपी काबिज रही है। कांग्रेस उम्मीदवार और वर्तमान विधायक हिम्मत सिंह पटेल ने कहा कि मेरे खिलाफ बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है और मुझे हराने के लिए जिम्मेदार निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। उधर AMI उम्मीदवार ने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या के चलते सियासी पार्टियां समय रहते जोड़ तोड़ में लग गई हैं और इसी कड़ी में बापूनगर से AIMIM के अधिकृत उम्मीदवार शहनवाज खान पठान ने अपना पर्चा वापस ले लिया और कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी के निशाने पर PM मोदी बोले, बिहार की देखा देखी केंद्र सरकार भी बांटने लगी नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को PM मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और तेजस्वी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार की देखा देखी अब नियुक्ति पत्र बांटने लगी है। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार केवल नकल और प्रचार करना जानती है। उन्होंने कहा कि देश में कितने लोगों को नौकरी मिली है ये सबको पता है और केंद्र सरकार किसे नियुक्ति पत्र बांट रही है ये भी किसी से नहीं छिपा हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी का सवाल, बीजेपी गुजरात के विकास का क्रेडिट ले सकती है तो फिर मोरबी का जिम्मेदार कौन? जी हाँ दोस्तों, मोरबी मुद्दा ऐसा है जिसने भाजपा की गले की हड्डी वो साबित हुई है जो कि ना उगलते बन रही है ना निगलते बन रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रमुख सियासी पार्टियों के दिग्गज नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते दिख रहे हैं और इसी कड़ी में मोरबी ब्रिज हादसे का जिक्र करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब गुजरात के विकास का क्रेडिट बीजेपी ले रही है तो मोरबी जैसे दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, कौन है ऐसी दुर्घटना के जिम्मेदार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी की पहली रैली, बोले किसान परेशान है और युवाओं का सपना चूर चूर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं और उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की है और राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पर चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर हैं और इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद हुए हैं लेकिन यात्रा नहीं रुकी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था और हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना इस देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासी हैं, आदिवासियों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के साथ अच्छे संबंध हैं, इसीलिए मोरबी हादसे में नहीं हुई कोई कार्रवाई, राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के राजकोट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हुई थी और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने सूरत के बाद राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोरबी हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, केवल इसीलिए क्योंकि उनके संबंध भाजपा के साथ अच्छे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि ये दुखद है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से नहीं गुजर रही। हालांकि इस दौरान मैं तमाम किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिला।
उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका दर्द मुझे महसूस हुआ। उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियों ने 2 चौकीदारों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वास्तव में जो इस हादसे के जिम्मेदार हैं उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मोरबी घटना के बाद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अशोक गहलोत ने 125 सीटें जीतने का किया दावा, मोरबी ब्रिज हादसे पर भाजपा को घेरा। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में चुनाव की तारीखें नजदीक आने के बाद सोमवार को वहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के द्वारा कई रैलियां की गई और इस बीच कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास जताया कि इस बार के गुजरात चुनाव में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। उन्होंने दावा किया है कि यहाँ लोग बीजेपी से परेशान हो गए हैं और बातचीत में गहलोत ने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में बेहतर करेगी क्योंकि कोविड प्रबंधन और अर्थव्यवस्था के खिलाफ जनता का मिजाज बीजेपी के खिलाफ है और हमारी पार्टी इस चुनाव में 125 सीटें जीतेगी और हम इसे लेकर काफी हद तक आश्वस्त हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह कोविड के दौरान खासकर राज्यों में कुप्रबंधन नजर आया उससे लोग त्रस्त हो चुके हैं और इसी साल गुजरात में हुए मोरबी ब्रिज हादसे का जिक्र करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि इस मामले में हमने हाई कोर्ट के मौजूदा या रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, राजीव गांधी मामले में बड़ी खबर। जी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के मामले पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में शामिल 6 दोषियों को रिहा कर दिया था। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए जल्द ही उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को राजीव गांधी हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे 6 आरोपियों को 31 साल तक जेल में रहने के बाद रिहा करने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी तरफ राजीव गांधी हत्याकांड मामले में केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और केंद्र की ओर दोषियों को रिहा करने के फैसले पर पुनर्विचार दाखिल की गई है। दोस्तों, इस याचिका में कहा गया है कि पूर्व पीएम की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमसीडी चुनाव में साइलेंट नहीं रहेगी कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जनसंपर्क। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद कर रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने सोमवार को जनसंपर्क सत्र आयोजित करने का फैसला लिया है और इस दौरान वो जनता से उनकी परेशानियां जानेंगे। खास बात है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात इलेक्शन में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं जितनी हवा है और दोस्तों, ओपिनियन पोल के नतीजे में भाजपा को लग गया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ अशोक गहलोत ने यहां पर 125 सीटें जीतने का दावा राजस्थान में किया है और अब गुजरात में जैसे जैसे मतदान का समय निकट आता जा रहा है, भाजपा की बनाई हुई जो गोदी मीडिया ने जो भाजपा की लहर बनाई है वो भी इस वक्त उसकी भी पोल खुलती नजर आ रही है और लोगों का गुस्सा और एकत्रित होता जा रहा है और दिन बर दिन जो नए रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें भाजपा का ग्राफ लगातार नीचे गिरता चला जा रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। और अब जब राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी रैली शुरू कर दी है तो उसके बाद से कांग्रेस के ग्राफ में जबरदस्त उछाल गुजरात के चुनावी समर में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, सरकार बनाने के करीब पिछले बार पहुंच गई थी कांग्रेस पार्टी गुजरात में और उससे बेहतर प्रदर्शन अगर इस बार गुजरात में कांग्रेस ने किया तो सरकार बननी तय मान सकते हैं। और यही खबर इस वक्त ओपिनियन पोल से भी जुड़ी आ रही है और इसी बात का संकेत मिल रहा है कि 27 साल बाद बदलने जा रही है यहाँ पर बीजेपी की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, कहा यूपी में महिलाओं पर हो रहा है अपराध। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सोमवार को मैनपुरी पहुंचे और वो एक रसानंद आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उन्होंने देवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष स्वामी सरदानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वहीं सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है। मैनपुरी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और रिश्ता नेताजी से था और यहाँ की जनता ने जो विकास देखा है, जो पहचान नेताजी ने बनाई है, उसका परिणाम 8 दिसंबर को दिखाई देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी उपचुनाव अखिलेश और शिवपाल के साथ आने से बड़ी बीजेपी की मुश्किलें, अब पार्टी अपनाएगी
प्लान बी। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी सीट का चुनाव रोचक होता जा रहा है। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के साथ आने से जहां सपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के रणनीतिकारों को नए सिरे से रणनीति तय करनी पड़ रही है। बीजेपी ने अपने तय फार्मूले में बदलाव करते हुए संगठन के कई नेताओं को मैनपुरी में उतार दिया है। वहीं खुद बीजेपी के संगठन महामंत्री ने मैनपुरी में मोर्चा संभाल लिया है। मैनपुरी चुनाव में मुलायम सिंह यादव के नाम पर समाजवादी पार्टी में एकजुटता हो गई है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को मना लिया है, तो शिवपाल यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को डिम्पल यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की है। और इस बीच बीजेपी के रणनीतिकारों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है और धर्मपाल सिंह मैनपुरी में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर बैठक कर रहे हैं। बीजेपी ने मैनपुरी में माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए संगठन के अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश के सामने मंच से बोले शिवपाल, 2024 के चुनाव में 50 सीटें जीतेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, जसवंत नगर में स्थित निजी मैरिज होम में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक मंच पर दिखे और उनके साथ रामगोपाल यादव, आदित्य यादव और अंशुल यादव भी मौजूद थे। शिवपाल ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा और सपा के पक्ष में वोट मांगने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर ऐसे ही मेहनत करेंगे तो 2024 में सपा 45 से 50 सीटें जीत जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले पहले कहते थे परिवार में सब लोग अलग अलग हैं, अब कह रहे हैं कि ये लोग परिवारवादी हैं। जी हाँ दोस्तों, इटावा जिले के जसवंत नगर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग पहले कहा करते थे कि परिवार में ही सब लोग अलग अलग हैं और अब अपना ही घर नहीं संभाल पा रहे हैं, और अब जब परिवार एक हो गया है तो कहने लगे हैं कि ये परिवारवादी लोग हैं। उन्होंने ये बात हाईवे स्थित एक मैरिज होम में कार्यक्रम सम्मेलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जसवंत नगर के लोग नेताजी को कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ के लोगों ने नेताजी के लिए संघर्ष कर उनको जीत दिलाकर सम्मान दिलाया है। नेताजी की विरासत समाजवादी के हकदार हम सब हैं और हमारी जिम्मेदारी इसको आगे बढ़ाने की है। नेताजी ने रास्ता दिखाया जो गरीबों किसानों को आगे ले जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अगर पुरानी चीज़ें याद करें तो सोचो कैसा क्षेत्र रहा होगा। ये तो वो क्षेत्र है जहाँ बीहड़ भी है। यहाँ पर ना जाने कितने बार नेताजी आए होंगे और कितने संघर्षों के बाद विकास दिखाई दे रहा है। ये कोई विकास एक दिन का नहीं है, ये तब शुरू हुआ होगा और आज यहाँ पहुँचा है। ये आने वाली पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आगे बढ़ाने का काम करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बहस शुरू, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा पर कांग्रेसी खुद डटे। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम 8 दिसंबर को आएगा और मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा में ईवीएम को रखा गया है। मतगणना के दिन ही स्ट्रांग रूम से बाहर इन्हें निकाला जाएगा, लेकिन हिमाचल में ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जताते हुए खुद ही सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है और कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं ने तंबू गाड़कर 24 घंटे पहरा देना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, ईवीएम से छेड़छाड़ करने की संभावना होने की शिकायत पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी कांग्रेस सहित कई अन्य दल देश में ईवीएम से छेड़छाड़ की आशंका जता चुके हैं। हिमाचल में मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम से ले जाते समय चूक भी सामने आई है। रामपुर में निजी वाहन में ईवीएम रखी गई थी, जिसे कांग्रेस नेताओं ने ही पकड़वाया था।